लगभग एक साल पहले की बात है। तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर होते हैं। वो अपनी माँ के लिए देखरेख के लिए एक हाउसमेट रखते हैं। नेपाली मूल की एक महिला होती है, वो अपने घर पे रख लेते हैं ताकि वो उनकी माँ की देखभाल कर सके। ये महिला काम में बहुत अच्छी थी, माँ की तो सेवा करती थी, पूरे परिवार की सेवा करती थी, घर में एक एक आदमी का ख्याल रखती थी। अब ये महिला जो है घर की एक सदस्य की तरह हो जाती है। इसीलिए ग्राउंड फ्लोर वाला कमरा इसी महिला को दे दिया जाता है कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस महिला को आवाज़ लगाएगा, ये महिला आएगी और उसके काम को करके चली जाएगी। जिस समय पे इस महिला को रखा गया था उस समय पे इससे इसकी आईडी मांगी गई थी। आईडी के नाम पर इस महिला ने आधार कार्ड दिया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक साल से ये महिला उस घर में एक परिवार के सदस्य की तरह रह रही थी। किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी इस महिला के लिए भी। परिवार के सभी लोग इस महिला को, जो कि हाउस हेल्पर है, इस महिला को भी परिवार के सदस्य की तरह समझ रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या होता है, आईपीएस साहब किसी काम से बेंगलोर जाते हैं। 1 मई 2026 की शाम को वो जाते हैं और अभी तक वो आए नहीं थे। 8 मई 2026 की रात को ये महिला कुछ ऐसा कर देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। अब दोस्तों, इस महिला ने कुछ ऐसा किया होता है, जब सुबह लोगों को पता चलता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल एक कत्ल हो जाता है और कत्ल भी बड़ी बेरहमी से होता है। और जब इस कत्ल का खुलासा किया जाता है तो एक बहुत बड़े गैंग का पता चलता है और बहुत बड़े गैंग का खुलासा भी होता है, जो कि बड़े बड़े रईस लोगों के घर पे जाते हैं, उन लोगों के घर पे नौकर बन के काम करते हैं और फिर पूरे घर की रेकी करते हैं और रेकी करके ये पता लगाते हैं कि घर में सोना चांदी और पैसा कहाँ रखा है और फिर इसे लूटा कैसे जाए। दोस्तों, आज की कहानी इसी महिला के ऊपर है, क्योंकि इस महिला ने आईपीएस अधिकारी की पत्नी की बड़ी ही क्रूरता से हत्या की थी, क्योंकि सुबह शाम दोपहर रात हमेशा उस महिला के साथ रहती थी, उसकी सेवा करती थी। लेकिन अब इस महिला ने अपनी ही मालकिन का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया है। लेकिन आखिरकार जो हाउसमेड है वो बहुत चालाक बन रही थी। वो सोच रही थी कि शायद वो कभी किसी के हत्थे नहीं चढ़ेगी, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इसके गिरोह के कई लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जो इस रात इस महिला के साथ में इस हत्याकांड में शामिल थे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद शहर से। हैदराबाद में एक पॉश एरिया लगता है जिसका नाम है जुबली हिल्स, और जुबली हिल्स में ही प्रशासन नगर है और इस प्रशासन नगर में ही विनय रंजन रे का एक मकान है। विनय रंजन रे जो हैं रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। दरअसल 1986 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर रिटायर्ड अधिकारी हैं और ये पूर्व डीजी जेल भी रह चुके हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, विनय रंजन रे इस घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में इनकी पत्नी, इनकी 2 बेटी और इनकी माँ रहती है और घर में 1-2 हाउस हेल्पर भी हैं। अब होता क्या है, 9 मई 2026 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का समय होता है। विनय रंजन रे के घर पे इनकी एक हाउस हेल्पर आती है घर पे काम करने के लिए, नौकरानी आती है। अब वो क्या होता है, वो आते ही घर की बेल दबाती है। अब घर की घंटी दबा रही होती है लेकिन घर में से कोई आवाज़ आती नहीं। वो बार बार बेल दबा रही होती है लेकिन घर में से कोई भी जवाब नहीं देता। अब घंटी की आवाज़ जो है ऊपर वाली मंजिल पे जाती है। दरअसल फर्स्ट फ्लोर पे जो है विनय रंजन रे की पत्नी तनुजा रंजन रे रहती हैं और जो सेकंड फ्लोर है उस पर इनकी दोनों बेटियाँ रहती हैं। अब जो नौकरानी है बार बार घंटी दबा रही होती है लेकिन कोई आवाज़ सुनता नहीं है, इसीलिए नौकरानी जो है बाहर से आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। और जब वो बाहर से आवाज़ लगाती है तो आवाज़ जो है सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाती है। सेकंड फ्लोर पे विनय रंजन रे की बड़ी बेटी सुनंदा वो उस आवाज़ को सुन लेती है। अब जैसे ही सुनंदा आवाज़ सुनती है तो वो ऊपर से देखती है कि घर की हाउसमेड आई हुई है, दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा है। इसीलिए सुनंदा क्या करती है, ऊपर से आ रही होती है, वो उससे कहती है रुको मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और ऊपर से आते आते आवाज़ देती है कल्पना कल्पना कल्पना। कल्पना जो है इनकी हाउसमेड है, वो 24/7 इनके घर पे ही रहती है और पूरे परिवार का ख्याल रखती है। लेकिन कल्पना जो है इसकी आवाज़ सुनती नहीं है। अब सुनंदा ऊपर से नीचे आती है, दरवाज़ा खोलती है।
अब हाउसमेट जो है वो पूछती है कि कल्पना कहाँ है, रोजाना तो कल्पना दरवाज़ा खोलती है, आज क्यों नहीं खोला। अब सुनंदा कहती है पता नहीं कहाँ गई, जब चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दरवाज़ा खोल दिया, आ जाओ अंदर। अब ये हाउसमेट और जो है सुनंदा वो जो है घर के अंदर ही होती हैं। अब जो सुनंदा है वो अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, माँ का नाम है तनुजा रंजन रे, जो IPS अधिकारी की पत्नी है, उनको आवाज़ लगाती है, लेकिन माँ भी आवाज़ नहीं सुनती। इसीलिए सुनंदा क्या करती है, अपनी माँ के कमरे में जाती है। अब कमरे के अंदर जैसे ही वो जाती है तो अंदर के नज़ारे को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। दरअसल जो उसकी माँ का कमरा था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और कमरे में बहुत सारा ब्लड फैला हुआ था। और जो उसकी माँ है तनुजा रंजन रे, जो कि IPS अधिकारी की पत्नी हैं, वो जो है खून से सराबोर ज़मीन में पड़ी हुई थी, उनके होंठ कटे हुए थे और मुंह के अंदर जो है नोटों की गड्डी थी और जवान भी कटी हुई थी। अब जैसे ही उसने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो वो चीख मचा देती है, शोर मचा देती है और तुरंत ही आनन फानन में अपनी माँ को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल जाती है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पे डॉक्टरों ने उसकी माँ को मृत घोषित कर दिया। अब दोस्तों, पूर्व रिटायर्ड IPS अधिकारी की पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया था, ये वाली खबर पुलिस के पास जाती है। और जैसे ही पुलिस को ये वाली बात पता चलती है तो पुलिस की बहुत सारी टीमें तुरंत ही विनय रंजन रे के घर पे आ जाती है। दरअसल जिस समय पे विनय रंजन रे की पत्नी तनुजा रंजन रे का कत्ल हुआ था, उस समय पे पूर्व IPS अधिकारी अपने घर पे नहीं थे। ये 1 मई 2026 को अपने किसी काम से बेंगलोर गए हुए थे और बेंगलोर में ही रह रहे थे। अब पीछे से इनके घर में इनकी पत्नी और इनकी 2 बेटियां थीं, इनकी माँ थी, घर पे एक हाउसमेट भी थी जिसका नाम है कल्पना। अब इनकी पत्नी का कत्ल कर दिया गया है। तुरंत ही पूर्व IPS को फ़ोन किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपकी पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया है। IPS अधिकारी जो हैं वो तुरंत ही बेंगलोर से निकल जाते हैं अपने घर के लिए, हैदराबाद के लिए। अब इधर में पुलिस की बहुत सारी टीमें आ जाती हैं, सर्विलांस की टीम आ जाती है, डॉग स्क्वाड आ जाती है, बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं, यहाँ तक कि हैदराबाद के कमिश्नर साहब भी इनके घर पे आ जाते हैं, क्योंकि पूर्व IPS अधिकारी की पत्नी का कत्ल किया गया है। अब घर में कत्ल के समय पे कौन कौन था ये जानकारी ली जाती है। जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि IPS अधिकारी की पत्नी जिसका कत्ल हो गया है, उसकी 2 बेटियां, उसकी माँ और एक घर की हाउसमेट कल्पना, ये 3-4 लोग घर पे थे। और जिस समय पे कत्ल हुआ उसकी आवाज़ किसी को आई भी नहीं। अब देखिए, माँ का नीचे कत्ल हो रहा है, ऊपर वाले कमरे में बेटियां हैं, लेकिन बेटियों तक आवाज़ ही नहीं पहुंची। बेटियों से पूछा जाता है कि तुम्हें आवाज़ नहीं आई, वो कहती नहीं, हमें तो कोई आवाज़ आई नहीं। अब कल्पना को से पूछा जाता है, लेकिन कल्पना वहाँ पे होती नहीं है। और जब कल्पना वहाँ पे नहीं होती तो उनसे पूछा जाता है कि कल्पना कहाँ है, जो घर की हाउसमेट है। तो वो कहती है हमें तो नहीं पता, रात को तो हमारे साथ ही थी और वो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर रहती है। अब कल्पना को ढूंढा जाता तो वहाँ पे कल्पना होती नहीं है। कल्पना के फ़ोन पे फ़ोन किया जाता है तो पता चलता है कि कल्पना का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। अब जिस कमरे में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उस कमरे की पूरी की तलाशी ली जाती है और उनकी बेटी से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या क्या गायब होगा तुम्हारे घर में से। तब कल्पना जो बेटी है सुनंदा, वो बताती है कि माँ के पास बहुत सारा गहना था और बहुत सारे पैसे थे जो कि कैश में थे। घर में और उस कमरे में कुछ भी नहीं था, यानी कि जितने भी पैसे थे, जितना भी गहना था, उस सभी को वो लोग लूट के चले गए। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, घर के CCTV कैमरे की फुटेज देखी जाती है और जब घर के CCTV कैमरे की फुटेज देखी जाती है तब जाके एक वीडियो सामने आती है। उस वीडियो में जो घर की नौकरानी है वो रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास क्या करती है, घर का पीछे वाला गेट खोलती है और उस घर में, उस गेट में से 3 लोगों की एंट्री होती है। वो उनसे इशारा करती है चुप रहने का और उसके बाद ये लोग घर के अंदर घुसते हुए दिखते हैं और लगभग 1-1.5 घंटे तक घर के अंदर रहते हैं। उसके बाद तकरीबन रात को 2:30 बजे ये घर से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। अब सीधा फोकस हो जाता है घर की नौकरानी कल्पना पे। अब इनसे पूछा जाता है कि कल्पना आपको कहाँ पे मिली, इसको ये किसके थ्रू यहाँ पे आई थी, इसकी कोई आईडी होगी आपके पास, आपने इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया या नहीं करवाया। तब जाके पता चलता है कि कल्पना का कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन करवाया ही नहीं गया था। अब कल्पना ने अपनी आईडी के तौर पे इनको एक आधार कार्ड दिया था। अब उस आधार कार्ड को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि आधार कार्ड जो है फेक है, यानी कि नकली है। अब कल्पना के बारे में और जानकारी ली जाती है।
कल्पना के बारे में जानकारी बस ये मिलती है कि वो नेपाल की रहने वाली है, उसका यहाँ पे कौन है कौन नहीं है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने ऐसे ही दूसरे देश की किसी महिला को अपने घर पे लगा लिया, आईपीएस अधिकारी के घर में ऐसे ही कोई भी आके लग जाएगा। उनसे पूछते हैं कि कल्पना कब से आपके यहाँ पे काम कर रही है, तो वो बताते हैं कि पिछले 1 साल से कल्पना हमारे यहाँ पे काम कर रही है। आईपीएस अधिकारी ने अपनी माँ की सेवा के लिए लगाई थी, लेकिन कल्पना घर के सारे कामों को करती थी, सबकी मदद करती थी, बहुत अच्छी महिला थी। यानी कि वो इस घर में कुछ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे कि मानो वो घर की ही सदस्य हो। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं, कल्पना के बारे में जानकारी लेते हैं और रोड पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे उन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया जाता है। 100 से ज़्यादा कैमरों की फुटेज को चेक किया जाता है। उसमें पता चलता है कि कल्पना जो है रात को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास अपने उन 3 साथियों के साथ मिलके घर में से बड़े बड़े बैगों को लेकर निकलती है, बाहर से एक गाड़ी करती है और उसके बाद में ये रेलवे स्टेशन जाते हैं और रेलवे स्टेशन जाके तेलंगाना एक्सप्रेस में बैठते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले समझ जाते हैं कि कल्पना ने ही इस सारे हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसी के साथ ने घर को लूटा है। अब इसके बाद में कल्पना के बारे में जानकारी ली जाती है और कल्पना के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो कल्पना का पता भी पुलिस को चल जाता है। उसके बाद में कल्पना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कल्पना को गिरफ्तार करके उससे पूछा जाता है कि अब तुम पूरी कहानी बताओ हमें। इसके बाद कल्पना ने पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक पुलिस को बताई। दोस्तों कहानी में ये भी बताऊंगा कि कल्पना को गिरफ्तार कैसे किया गया, आखिर पुलिस इसके पास कैसे पहुंची, लेकिन मैं उसे आपको पूरी कहानी में बताऊंगा। दरअसल कहानी आज से 1 साल पहले शुरू होती है। कल्पना जो है वो हाउस हेल्पर बन के आईपीएस अधिकारी के घर में जाती है। कल्पना कोई सीधी सादी महिला नहीं थी, ये जो है इंटर स्टेट क्रिमिनल गैंग की एक स्लीपर सेल है। ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े घरों को ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनी में जाते हैं और उनमें क्या करते हैं, किसी न किसी बहाने किसी कोठी या बंगले में काम ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें घुस जाते हैं और वहाँ पे घर की रेकी करते हैं। घर में पैसा कहाँ कहाँ है, घर के लोग किस समय घर में आते हैं, किस समय घर से बाहर जाते हैं, इस पूरी जानकारी को लेते हैं और उसके बाद में उस घर में लूट मचाते हैं। अब होता क्या है, कल्पना आज से 1 साल पहले आईपीएस अधिकारी के किसी नौकर वगैरह को मिलती है। जिस एरिया में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वहाँ पे बहुत सारे गार्ड हैं, बहुत सारे हाउस हेल्पर हैं, वो जो है नेपाली मूल के हैं। अब नेपाल के लोगों को बड़ी प्राथमिकता देते हैं, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, आईपीएस अधिकारी साहब से बात करा दी। इनको भी घर में एक मेड की ज़रूरत थी और अपनी माँ की सेवा के लिए एक मेड की ज़रूरत थी, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, कल्पना को अपने घर पर लगा लिया। अब कल्पना को अपने घर पे लगा लिया। कल्पना की उम्र लगभग 36 साल के आसपास है। दोस्तों कल्पना क्या करती है, घर में सभी लोगों की सेवा करती है और सभी से घुट घुट के बातें करती है, उनसे पूछती है कि अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनकी पूरी जानकारी लेती है कि कौन कितने बजे कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, अब घर में पैसा कहाँ है, इस चीज़ की जानकारी लेती है। तो पता चलता है कि जो बेटियाँ हैं उनके कमरे में कुछ भी नहीं है, उनके सिर्फ जो पॉकेट मनी होती है सिर्फ उतना ही पैसा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। माँ है उसके पास भी कुछ नहीं है। लेकिन जो आईपीएस अधिकारी हैं उनकी पत्नी तनुजा के कमरे में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की जेवरात हैं और कैश भी अच्छी रकम है। ये वाली बात कल्पना को पता चल जाती है कि 3.5 करोड़ की जेवरात और अच्छी खासी मोटी रकम है कैश। अब कल्पना को ये भी पता चल जाता है कि 1 मई 2026 को आईपीएस अधिकारी जो हैं वो किसी काम से बेंगलोर गए हैं और वो कई दिन तक वहाँ पे रहेंगे। बताया जा रहा है कि किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाने गए थे, इलाज के सिलसिले में गए थे। अब कल्पना को ये वाली बात पता चल जाती है कि घर पे कोई नहीं है। अब घर पे कौन कौन है, घर पे सिर्फ महिलाएं हैं और आदमी के नाम पे कोई भी नहीं है। इसीलिए कल्पना क्या करती है, दिल्ली में बैठे हुए अपने गैंग के लोगों को बताती है कि घर में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की जेवरात हैं, बहुत सारा कैश है और घर में एक भी मर्द नहीं है। अभी हमारे पास पूरा मौका है, अगर तुम आ जाते हो और इस कांड को अंजाम दे देते हो तो हमारे पास लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए के आसपास बनेंगे। इसीलिए जो दिल्ली में बैठा हुआ इसका गैंग का सरगना है वो क्या करता है, 3 लड़कों को जो कि नेपाल मूल के ही रहने वाले हैं, 3 लड़कों को कल्पना की मदद के लिए हैदराबाद भेज देता है। 8 मई 2026 की रात का समय होता है। 8 मई 2026 की रात को घर के सभी लोग खाना पीना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। जो आईपीएस अधिकारी की पत्नी है तनुजा फर्स्ट फ्लोर पे सोती है, इसकी 2 बेटियां हैं वो सेकंड फ्लोर पे सोती हैं और
जो कल्पना है वो ग्राउंड फ्लोर पे सोती है। रात को लगभग 1 बजे के आसपास का समय था। 1 बजे के आसपास क्या होता है, ये 3 लोग जो हैं कोठी के पास आ जाते हैं, कल्पना को फ़ोन करते हैं। कल्पना क्या करती है, चुपचाप निकलती है और उस कोठी के पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाती है। सीसीटीवी कैमरे में साफ रिकॉर्डिंग हुई है। वहाँ पे जाती है और चुपचाप दरवाज़ा खोलती है और उनसे इशारा करती है चुप रहने का, और उन तीनों लोगों को घर के अंदर प्रवेश दे देती है। इनके पास धारदार हथियार होते हैं, रस्सी होती है। और कल्पना क्या करती है, जो तनुजा है घर की मालकिन, उसके कमरे का पता बता देती है कि फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे ऐसे घूम के जाओगे तो तनुजा का कमरा मिलेगा। कल्पना भी उनके साथ जाती है। ये तीनों चारों लोग फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाते हैं। तनुजा रंजन रे अपने कमरे में सो रही होती है। पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी अपने कमरे में सो रही होती है। अब ये तीनों चारों क्या करते हैं, चुपचाप उसके कमरे में घुस जाते हैं और अंदर जाके सामान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे पैसे रखे होते हैं, सोना चांदी, उसे ढूंढना शुरू करते हैं। जो कल्पना है उसे पता होती है कि अलमारी में रखे हुए हैं, तो अलमारी खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने में ही जो घर की मालकिन है तनुजा रंजन रे, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि कल्पना और उसके साथ में 3 लोग हैं जो कि उसकी अलमारी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो मालकिन है वो तुरंत बोलने की कोशिश करती है, शोर मचाने की कोशिश करती है। इतनी ही देर में ये लोग क्या करते हैं, उसके मुंह को जोर से दबा देते हैं और उसके गले पे धारदार हथियार रख देते हैं और उससे कहते हैं कि चुप रहो। लेकिन जो मालकिन है वो चुप नहीं रहती, इसीलिए उसके मुंह में कपड़े ठूस दिए जाते हैं। उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया जाता है और उसके बाद कल्पना कहती है कि खोलो अलमारी, इसी के अंदर सारे पैसे हैं और जेवरात हैं। लगभग 3.5 करोड़ रुपए के जेवरात होते हैं और बहुत सारा कैश होता है। अभी कैश की गिनती सामने नहीं आई है। 3.5 करोड़ रुपए के जेवरात थे, ये तो पता है। अब जो उसकी मालकिन है वो वहाँ पे पड़ी पड़ी फड़फड़ा रही होती है, चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन उसके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, कपड़े को हटाते हैं और एक नोट की 500 के नोट की गड्डी होती है वो उस मालकिन के मुंह में घुसोड़ देते हैं। यानी कि तनुजा रंजन रे के मुंह में 500 की गड्डी ठूसते हैं और ऊपर से कपड़ा टाइट बांध देते हैं ताकि आवाज़ न निकल पाए और ये सही से सांस भी न ले पाए। और घर में जो जो जेवरात थे, अलमारी में जितना भी पैसा था, उस सभी पैसों को निकाल लेते हैं और इनके पास बैग होते हैं, बैग में भर लेते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो घर की नौकरानी है कल्पना, वो कहती है कि अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे और इस मालकिन को जिंदा छोड़ देंगे तो ये सबको बता देगी कि हमने यहाँ पे चोरी की है, तो क्यों ना इसे मार दिया जाए। अब मार दिया जाए तो कैसे मारा जाए, ये लोग देखो दोस्तों कितनी बेरहमी दिखाते हैं। पहले तो कल्पना उसकी सेवा करती थी, सारी एक एक चीज़ देखती थी। ये लोग क्या करते हैं, जो घर की मालकिन है उसके दोनों होठों को काट देते हैं, उसकी जीभ को काट देते हैं ताकि वो किसी को कुछ बता ना पाए। अब वो बेचारी वहाँ पे चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, उसके मुंह में पैसे ठूस देते हैं और फिर उसके गले को दबा के उसकी जान ले लेते हैं। उसके बाद रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास का समय होता है। 1 से 1.5 घंटा लगता है इनको इस सारे हत्याकांड को अंजाम देने में और लूट करने में। 2-2:30 बजे का समय होता है। कल्पना और उसके 3 साथी क्या करते हैं, पीछे वाले गेट से ही चुपचाप निकल जाते हैं और जिस समय पे ये लोग निकल रहे होते हैं उस समय पे क्या करते हैं, अपने अपने मोबाइल का जो सिम होता है उसे निकालते हैं, तोड़ते हैं और फेंक देते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं। बाहर जाके एक टैक्सी करते हैं जिसमें साफ साफ दिखता है सीसीटीवी कैमरों में कि ये लोग जो है अपने साथ बैग लेकर आए थे और बैग लेके आते हैं, टैक्सी में बैठते हैं और फिर यहाँ से नमपल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं। नमपल्ली रेलवे स्टेशन पे जाके वहाँ पे तेलंगाना एक्सप्रेस होती है और तेलंगाना एक्सप्रेस में जाके बैठ जाते हैं। पुलिस जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन पे पुलिस को भी यही पता चलता है कि ये लोग नमपल्ली रेलवे स्टेशन गए हैं और रेलवे स्टेशन पे जाके पुलिस वाले जब देखते हैं तो तेलंगाना एक्सप्रेस में बैठते हुए नज़र आते हैं। तो इससे वाली बात साफ हो जाती है कि ये जो है उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस और जो भारत और नेपाल बॉर्डर के आसपास की जितनी भी फोर्स है उन सभी को बता देते हैं। इनका फ़ोटो भी सर्कुलेट कर दिया जाता है कि ये लोग हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी का कत्ल करके आए हैं और घर में से लूट की है इन लोगों ने। लेकिन दोस्तों ये सभी लोग बहुत चालाक थे। पुलिस को लगता है कि ये लोग जो है उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, कल्पना जो है उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कल्पना क्या करती है, रास्ते में से ही ट्रेन में से उतर जाती है और ट्रेन में से उतर के ये एक टैक्सी करती है और टैक्सी करके सीधे ही महाराष्ट्र के पुणे चली जाती है और पुणे जाके अपनी मौसी के घर पे जाके छुप जाती है।
अब पुलिस वाले इनके मोबाइल को खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सभी का मोबाइल की सिम जो है इन लोगों ने तोड़ तोड़ के फेंक दी थी। अब पुलिस वाले इन तक कैसे पहुँचे? पुलिस वाले क्या करते हैं, कल्पना की पूरी CDR निकलवाते हैं कि कल्पना ने कब कब किससे किससे कितनी कितनी देर तक बात की थी, और जिस जिससे इसने बात की थी उन सबके नंबरों की रिकॉर्ड निकलवा लेते हैं पुलिस वाले। अब कल्पना ने जिस जिससे बात की थी उनके नंबर पे फ़ोन मिलाया जाता है, उनके पता लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि कल्पना आई क्या नहीं आई, और बहुत सी जगह पे जो वहाँ की लोकल पुलिस थी उनसे भी संपर्क किया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कल्पना ने एक समय पे अपनी मौसी से भी बात की होगी पुणे में। पुलिस वाले क्या करते हैं, पुणे पुलिस से संपर्क साधते हैं, उसकी मौसी का नंबर उन्हें देते हैं, उसकी लोकेशन निकलवाते हैं, मौसी का पता निकलवाते हैं और पुणे पुलिस वालों से कहते हैं कि इसके बारे में जानकारी लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कल्पना वहाँ पे छुपी हो। अब पुणे पुलिस वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे कल्पना पुलिस वालों के हाथ लग जाती है। अब कल्पना को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ जो पैसा तुमने चुराया था, जो गहने तुमने चुराए थे वो कहाँ हैं? तो कल्पना साफ साफ कहती है कि मेरे हिस्से में तो सिर्फ थोड़ा सा ही सोना और पैसे आए थे, जो मेरे 3 साथी थे सारा सोना और पैसा वही लोग लेके चले गए। अब उन तीनों के बारे में जानकारी ली जाती है, लेकिन उन तीनों के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं। कल्पना कहती है मुझे तो कुछ नहीं पता। अब दोस्तों होता क्या है, कल्पना पुलिस के हाथ लग जाती है, लेकिन जो उसके 3 साथी हैं वो फरार होते हैं। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसके 3 साथियों को कैसे गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास में जितने भी एरिया में नेपाल का बॉर्डर और भारत का बॉर्डर मिलता है, वहाँ पे जितनी भी फोर्स थी उन सभी के पास फ़ोटो होता है इन तीनों का, और पुलिस के पास फ़ोटो होता है। हरियाणा, मुंबई, पुणे, हर जगह की पुलिस को सर्कुलेट कर दिया जाता है इनका फ़ोटो और हर जगह पुलिस इनको ढूंढ रही होती है। अब इसके बाद क्या होता है, इनका एक साथी होता है सुनील परियार। सुनील परियार को पुलिस जो है मुंबई से गिरफ्तार करती है। उसे कैसे करती है, उसके भी नंबर की वजह से उसको गिरफ्तार करती है। दरअसल इन लोगों ने जिस जिसको नंबर फ़ोन किया था उनमें से देखा गया था कि किस किस का मोबाइल ऑफ है। जिन जिन का मोबाइल ऑफ है उनके मोबाइल से किसको फ़ोन किया गया था, उन लोगों के मोबाइल को सर्च किया गया। उसके बाद में सुनील परियार पुलिस के हत्थे लगता है मुंबई से। अब जब वो मुंबई से हत्थे लगता है तो पुलिस क्या है, इसे पकड़ लेती है और तब जाके पता चलता है कि ये जो है इस गैंग का सरगना है और इसी के थ्रू ये पूरा गैंग चलाया जाता है। अब पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद साहू और गणेश वही हैं जो इस हत्याकांड में शामिल थे। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, और हत्याकांड में सुनील भी शामिल था। साहू और गणेश के बारे में जानकारी ली जाती है। अब साहू और गणेश क्या करते हैं, ये दोनों जो है नेपाल भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेपाल बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं और जब ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, इनके पास जेवरात भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, ज़्यादा जेवरात नहीं होते, थोड़े बहुत ही होते हैं। अब ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हुई हैं वो इनको पहचान जाती हैं और जैसे ही पहचानती हैं तो इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उस हत्याकांड के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर इनसे सोने और चांदी के बारे में पूछा जाता है कि बताओ तुमने इतना सोना चांदी चुराया था, वो सारा सोना चांदी कहाँ है। अब जब इन लोगों से पूछा जाता है तो इनका एक चौथा साथी होता है गोपी जो है चुराए हुए सोने चांदी को ठिकाने लगाने में इनका साथ देता है। पुलिस उसके पास भी पहुंच जाती है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि इस पूरे गैंग में लगभग 8 से 10 लोग हैं और इन लोगों ने इस तरह के हत्याकांडों को पहले भी अंजाम दिया है। इससे पहले इन्होंने लखनऊ में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, वहाँ पे भी नौकरानी बन के गई थी और वहाँ पे भी पूरे घर को लूटा गया था। अब दोस्तों पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी से पूछताछ हो रही है और इनके गैंग के जो लोग हैं उन सभी के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस जगह जगह पे छापे मार रही है। हरियाणा, मुंबई, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आसपास के जितने भी एरिया हैं उन सभी में मार रही है छापे और इनके जो साथी हैं उनको गिरफ्तार करने की अभी पुलिस की पूरी कोशिश है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। जताना ये है कि किसी के भी ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग जो हैं अपने हाउस हेल्पर, अपने दोस्तों के ऊपर ऐसे ही भरोसा कर लेते हैं और घर की सारी चीज़ों को बता देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने पास किसी भी हाउस हेल्पर को यानी कि किसी नौकर को लगा रहे हो तो पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। साफ पुलिस ने भी ये वाली बात बोली है। और उसकी आईडी लें, ये नहीं कि एक ही आईडी लें, उससे कम से कम उसकी 3 आईडी लें, हाई स्कूल की मार्कशीट लें, ताकि उन सब में ये देखें कि ये आदमी वहाँ का रहने वाला है या नहीं।
और उसके परिवार के बारे में जानकारी लें, उसके परिवार में कौन कौन है, कहाँ कहाँ रहता है। दूसरा, उसने इससे पहले कहाँ पे काम किया है, जो उनके मालिक हैं उनसे भी जानकारी लें, भाई इसका व्यवहार कैसा है। लेकिन इन आईपीएस अधिकारी साहब ने कोई भी जानकारी नहीं ली, सिर्फ एक आधार कार्ड की मदद से ही इन्होंने उस नौकरानी को अपने घर में रख लिया और उसके मीठेपन से, मतलब कि उसकी बोलचाल, उसके व्यवहार की वजह से इन लोगों ने उसे अपने परिवार का सदस्य समझा और उससे परिवार के सदस्य की तरह ही डील करते थे। जैसे आईपीएस अधिकारी साहब अपनी बेटियों को डील करते थे वैसे ही उसको भी डील करते थे, उससे भी वैसी बात करते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर में जो नौकरानी है जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानते हैं, वो एक कातिल है, वो उन्हीं को मारना चाहती थी, उन्हीं को लूटना चाहती थी। इसीलिए दोस्तों, किसी के ऊपर भी आसानी से विश्वास ना करें, उसकी पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही उसे अपने काम पे लगाएं या जिस भी काम में आप उसे रखना चाहते हैं उसको रखने की सोचें। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।